नमस्कार। जीएसटी संवाद के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट अभय कोलते। आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि जीएसटी का कानून और संविधान, और रादर हम ऐसा कह सकते कि भाई संविधान और उसके तहत बने हुए जीएसटी के कानून, इनका परस्पर संबंध क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपने देश में संविधान ही सार्वभौम माना जाता है। संविधान के जो प्रावधान है वो तो मैं कहूँगा सीधी भाषा में कि सारे कानूनों की जननी है। जो भी कानून हमारे देश में बनते हैं या बनाए जाएंगे, उनको संविधान के प्रावधानों से अधीन रहकर ही काम करना होगा। संविधान के प्रावधानों के खिलाफ या उसके विपरीत कोई कानून अपने देश में बन नहीं सकता है। तो ये जो रिलेशन है संविधान का और जीएसटी के कानून का, उसका संबंध क्या है और वो कैसे स्थापित हुआ, इसके बारे में हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। आपको पता है कि 2017 से पहले हमारे देश में जो कानून थे माल और वस्तु के बारे में और सेवा कर के बारे में, वो अलग अलग कानून थे। एक जो था वो सेंट्रल एक्साइज एक्ट था, वो 1944 का था, अंग्रेज़ों के ज़माने से बनाया हुआ, लेकिन उसको बाद में हमने अडॉप्ट कर लिया। सर्विस टैक्स जो है वो 1994 में आया। पहले वो 3 सर्विसेज पर था, बढ़ते बढ़ते वो बहुत सारी सर्विसेज पर लागू किया गया। कस्टम्स एक्ट जो था वो 1962 में हुआ। तो ये सारे कानून फोर्स में थे और अलग अलग राज्यों के अपने अपने विक्री कर कायदे अस्तित्व में थे, जो उन्होंने अपने अपने हिसाब से, जब राज्यों की फेर रचना हुई आज़ादी के बाद, तो उसके हिसाब से उन्होंने वो बनाए थे और वो सारों का अमल अपने अपने राज्य में चलता था। तो ये जो जीएसटी का कानून लाने का विचार जब शुरू हुआ, तो उसको कैसे लागू किया जाए, इसके बारे में बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारी चर्चाएं हुई, पार्लियामेंट के अंदर हुई, बाहर हुई। काफ़ी एक्सपर्ट कमिटीज बिठाई गई, उन्होंने कई रिपोर्ट दिए और उसके बाद में जाकर ये कानून बना। तो ये कानून को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जो राज्य और केंद्र की जो संकल्पना है वो संघ राज्य की है। ये संघ राज्य कल्पना जो है वो हमारे देश में आज़ादी के बाद और अपना जो संविधान है उसके लागू होने के बाद हमने अपनाई है कि देश तो एक है, देश सार्वभौम है, लेकिन देश में अलग अलग राज्य होंगे और वो राज्यों जो है उनका जो मतलब विभाजन जो हुआ, उनका जो डेफिनेशन जो हुआ वो भाषा के आधार पर हुआ। उसको भाषावार प्रांत रचना कहते हैं। वो भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए और इन सब राज्यों को मिलकर जो देश बना है वो भारत है। तो देश के पार्लियामेंट जो है वो सार्वभौम थी, आप भी है। पार्लियामेंट जो है उसको जो अधिकार थे वो सारे देश में लागू होते थे और हर एक राज्य को अपने अपने अधिकार थे, जो अपने अपने राज्य में उसका वो पालन करती थी, उनका अमल करती थी। तो उसका जो बंटवारा था वो कैसे था, वो आपको शायद पता होगा कि आर्टिकल 246 246 उसमें लिस्ट दी गई है। जो 246(1) में जो लिस्ट है, जिसको हम 7th शेड्यूल में जो लिस्ट दी है, उसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। वो यूनियन लिस्ट में जो विषयों का अंतर्भाव हुआ है, उन विषयों पर सिर्फ हमारी पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव अधिकार है कानून बनाने का। केवल पार्लियामेंट ही उन विषयों के बारे में कानून बना सकती है, राज्यों को वो अधिकार नहीं है। उसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। दूसरी जो लिस्ट है उसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है, वो है आर्टिकल 246(3) में।
वो लिस्ट 2 बोलते हैं 7 शेड्यूल की, उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। उसमें जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार ये केवल राज्यों को है, और राज्य उसके बारे में कानून बनाकर उसका वो अपने अपने राज्य में अमल करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक राज्य का कानून सेम हो और एक जैसा हो, उसमें थोड़े फार बदलाव हो सकते थे, थोड़ा फार उसमें अपने राज्य के मुताबिक वहाँ पर जो पद्धति होती है, जो कस्टम्स होते हैं, उसके अनुरूप वो राज्य अपने अपने देश अपने अपने प्रदेश में कानून बनाते थे। तो ये जो मेनली जो था बिजनेस प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए किया जाता था कि हर एक राज्य का एक कुछ खास उत्पाद होता था, एक खास माल की खरीद फरोख्त होती थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो राज्य अपने अपने राज्य में उसका जो विक्री कर कायदा था वो बनाता था। तो लेकिन अब ये जो कंसेप्ट सामने आया कि जो जीएसटी जो है वो 1 नेशन 1 टैक्स होगा, तो उसमें मेन प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई अभी इसका बंटवारा कैसे हो, केंद्र क्या करेगा, राज्य क्या करेंगे, उनके अधिकार क्या होंगे, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई। इसीलिए मेरा जो अनुभव है कि उसमें करीबन 16-17 साल तो चर्चाओं में ही गए। मुझे याद है 2004-2005 से ये बातें चल रही थी कि जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा, हम सब लोग इंतज़ार में थे। आखिर करके वो आया 2017 में। उसके कारण अनेक है, उसके राजकीय कारण, पॉलिटिकल कारण भी है, उसके टेक्निकल कारण भी है, उसमें हम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कहने का इतना ही है कि काफ़ी सारे डेलिब्रेशन के बाद ये कानून बने। तो उसमें क्या हुआ कि जो अपना संविधान है उसमें संशोधन किया गया, और वो संशोधन पारित होने के बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 एक्ट, कानून का 101वां संशोधन, संविधान का 101वां संशोधन कानून, ऐसा उसको नाम दिया गया। और वो पारित होने के बाद उसमें जो प्रावधान थे वो हमारे संविधान में उनका अंतर्भाव हो गया। अब आज के इस चर्चा में वो जो सारे प्रावधान जो है उसके सबके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इतनी सारी बात आज इस प्लेटफॉर्म पर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रोफेशनल्स है, पर्टिकुलरली यंग प्रोफेशनल्स है, या जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने वो कानून ज़रूर देखना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 एक्ट जो है 2016 का, वो आपको नेट पर मिल जाएगा, उसका पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर लीजिए और क्लास बाय क्लास आप उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं आज के इस एपिसोड में उसको पूरा सा कवर नहीं करना हूँ। जितने जो मेन प्रावधान है जो सर्वसामान्य लोगों को, सर्वसामान्य व्यापारियों को जो समझना चाहिए, मालूम होना चाहिए, सिर्फ उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो जिनको डिटेल देखना है वो कानून देखें और क्लास बाय क्लास उसका स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि अगर वैसा करेंगे तो ये जीएसटी का कानून समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये जो है ये जो कानून मैंने 2016 का बताया, उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 246A। ये जो आर्टिकल 246A था, ये मतलब है अभी भी वो, तो उसमें कॉन्करेंट पावर दिए गए, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को साथ में पावर दिए गए कि ये माल व वस्तु व सेवा कर जो है उसके बारे में कानून बनाने का अधिकार दोनों को रहेगा। तो ये बहुत रेडिकल चेंज था, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा हुआ था कि केवल केंद्र को कुछ पावर होगी, राज्यों को कुछ अलग पावर होगी, और वो अपने दोनों के पावर के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह। तो उसको छेद देते हुए और उसको रादर मॉडिफाई करते हुए ये नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, और उसमें ये कहा गया कि केंद्र को और राज्य को दोनों को समान अधिकार होंगे ये माल और वस्तु सेवा कर के बारे में कानून बनाए रहते। और ये जो 246A था वो ओवरराइडिंग था जो पुराने प्रोविजन थे 246 के, उसको ओवरराइड करने का पावर इसमें उनको दिया गया।
बाद में सबसे दूसरी बड़ी बात है, वो हमारे देश में जो समस्या आती है, अभी भी आ रही है, वो है आईजीएसटी। आपने नाम जरूर सुना होगा। आईजीएसटी जो है वो इंटरस्टेट ट्रेड पर लगता है। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई माल का खरीद फरोख्त होता है, या एक राज्य में उत्पादित माल की बिक्री दूसरे राज्य में होती है, तो उस ट्रांजैक्शन में जो टैक्स लगता है उसको हम आईजीएसटी कहते हैं। तो उसमें नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन होता है वो आपको मालूम होगा शायद, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो राज्य के अंतर्गत जो व्यवहार होता है उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, आपको सबको मालूम होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी, और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे मान लो किसी वस्तु के ऊपर हम कहते हैं 18% जीएसटी है, तो उसके इनफैक्ट दो पार्ट होते हैं, आपको वो भी पता होगा। 9% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होता है, 9% राज्य का पार्ट होता है। लेकिन आईजीएसटी अगर है, समझो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा है, तो पूरा 18% एक ही आईजीएसटी में लगता है। वो आईजीएसटी का बंटवारा कैसे होता है, ये एक अलग से स्वतंत्र और काफ़ी बड़ा विषय है, उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन आज समझने की बात है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो दिए गए हैं, ये पूरी खास अमेंडमेंट करके वो पार्लियामेंट को और हर एक राज्य के लेजिस्लेचर को वो पावर देने पड़े, क्योंकि पहले वो पावर नहीं थे। तो ये अमेंडमेंट द्वारा वो दिए गए। अच्छा, उसमें साथ में ही गुड्स और सर्विसेज, वे गुड्स किसको कहना चाहिए या सर्विसेज किसको कहना चाहिए, इसका डेफिनेशन आपको आर्टिकल 366 में मिलेगा। 366 गुड्स जो है तो 366(12) और सर्विसेज जो है 366(26)(a) इसमें मिलेगा। ये सर्विसेज पर टैक्स का कंसेप्ट नया था, तो ये 26(a) जो है ये नया प्रोविज़न था। ये इसका काफ़ी, और दूसरी बात इसकी है कि ये संविधान की डेफिनेशन है। उसके बाद में हर एक कानून में, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी में भी गुड्स को क्या होगा, गुड्स का मतलब क्या होगा, सर्विसेज का मतलब क्या होगा, इसके डेफिनेशन स्वतंत्र दिए हुए हैं। तो आपको आपके जो डे टू डे कामकाज के लिए जो अगर डेफिनेशन आपको देखनी है, तो आप वो एक्ट की डेफिनेशन देखिए, वो आपको ज़्यादा मददगार होगी, क्योंकि वो आपको एक्चुअल प्रैक्टिस में लानी है। तो इसकी तरफ मतलब आप जस्ट एज एकेडमिक इंटरेस्ट देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान आप उस डेफिनेशन पे दिए, वो अपने अपने कानून में दी गई है। अब इसके बाद में एक सबसे बड़ा एक मुद्दा उठता है कि ये पावर तो पहले से थी, पार्लियामेंट को थी, राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर को थी उस वक्त भी और आज भी। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, 101वां जो एक्ट आया तो 2016 में, उसको भी लागू हुई। और पहले से जो कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू से वो पावर है वो लिमिटेशन की है। लिमिटेशन मतलब वो जो अधिकार है उनको नियंत्रित किया गया है, पहले से किया गया है। तो पहला जो था क्लॉज, उसको आर्टिकल 265 कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है सो फार एज टैक्सेशन इज कंसर्न। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स को जो लगाना है, वसूल करना है, उसका मेकानिज़्म कैसा हो। तो सिंपल है, एक वाक्य का वो प्रोविज़न है कि नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कोई भी कर आपको लागू करने का और वसूली की जो प्रक्रिया है, वो दोनों का अगर कानून सम्मत अधिकार हो तो ही आप उसको कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको टैक्स के बारे में कोई कानून बनाना है या आप बनाते हो, तो उसमें क्लियर कट प्रोविज़न होनी चाहिए कि भाई ये किस चीज़ पर या किस वस्तु पर या किस सेवा पर या किस कृति पर वो टैक्स लगेगा, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर वो डिफाइन नहीं किया तो उस कृति पर आप टैक्स नहीं ले सकते, मतलब सरकार नहीं ले सकती। ये एक बात। उसी वाक्य का दूसरा भाग है कि लेविड एंड कलेक्टेड
मतलब उसका वसूली का जो है वो प्रक्रिया कैसी हो, क्या हो, इसका भी पूरा विवरण वो कानून में होना चाहिए। और टैक्स की वसूली जो है वो उसी पद्धति से होनी चाहिए। अगर वो वसूली उस पद्धति से नहीं होती है तो वो गैर कानूनी मानी जाती है। इसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के काफ़ी सारे फैसले अवेलेबल है। उसका हम जिक्र जैसे जैसे वक्त आएगा उसको करेंगे। लेकिन अगर वो प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं कर रचना और कर रचना अमल में लाने की कार्य पद्धति, ये दोनों का प्रावधान उस कानून में अगर है तो ही वो हो सकता है, अगर नहीं है तो नहीं हो सकता। तो ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, एक सेंटेंस का आर्टिकल है लेकिन बहुत पावरफुल है। दूसरा आर्टिकल जो है वो आर्टिकल है 300A, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ और मुझे खुशी है कि जो काफ़ी यंग प्रोफेशनल्स है या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लड़के लड़कियाँ, उनको ये मालूम है। 300A में ऐसा कहा गया है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब अगर किसी भी भारतीय नागरिक की संपत्ति अगर आप उस पर आँच लाना चाहते हो या उस संपत्ति को डिस्टर्ब करना चाहते हो तो उसको भी कानून की मंजूरी होनी चाहिए, वो कानूनी तरीके से ही होना चाहिए। तो टैक्स लॉ में अक्सर ऐसा होता है कि हम रिकवरी प्रोसीडिंग देखते हैं, जो काफ़ी सारे सिचुएशंस है, लेकिन जो मतलब वेल नोन सिचुएशन जो है रिकवरी की होती है कि भाई कानून के टैक्स के कानून के तहत कोई फैसले हो गए, वो फैसलों के तहत आपको टैक्स या पेनल्टी इंटरेस्ट भरना है और आपने नहीं भरा, तो फिर ये टैक्स अथॉरिटी जो है वो आपके प्रॉपर्टी को आँच लाते हैं, उसको जब्ती लाते हैं, कुर्की करते हैं। तो अब उस वक्त में ये देखना पड़ता है कि ये जो टैक्स का जो उन्होंने डिमांड निकाला है वही कानून सम्मत है या नहीं। अगर वो कानून सम्मत नहीं है तो उसका रिकवरी आपकी प्रॉपर्टी को हाथ लगाकर नहीं कर सकते, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर समझ लीजिए कि वो उसका कानूनी डिमांड सही भी है, फिर भी उसको वसूल करने का तरीका जो है वो भी कानून सम्मत होना चाहिए। क्योंकि ज़बरदस्ती से अगर वसूली करते हैं या करने चाहते हैं टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी, तो उनकी पद्धति भी उनके दिए हुए कानूनी तरीके से ही होनी चाहिए, वो उनकी मन से कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर वो ऐसे कुछ सिचुएशन आई तो उसके भी रेमेडीज अवेलेबल है। नॉर्मली लोग माननीय हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और उसमें उस तरह से कामकाज चलता है आगे। वो खैर वो एक अलग बात है, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे हम, वो जब टॉपिक आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद में ब्रॉडली 5 कानून बने हैं। जीएसटी के बारे में जो अपने देश में कानून है वो टोटल 5 है मेन कानून। पहला ऑब्वियसली है, इसको सीजीएसटी कहते हैं, जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। दूसरे है स्टेट के एक्ट होते हैं, उसके अलग अलग नाम है अपने अपने स्टेट के हिसाब से, लेकिन उसको कहते हैं एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। तो उसके स्टेट की जगह वो अपने अपने राज्य के नाम जोड़ दीजिए, वो राज्य का वो कानून हो गया, ऐसे कानून है। उसके बाद में आईजीएसटी है, जो मैंने आपको अभी बताया कि इंटरस्टेट ट्रेड जो होता है, 2 राज्यों के बीच में अगर वो खरीदार और जो सप्लायर अगर अलग अलग स्टेट में है तो ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होता है, उसके तहत उसको जीएसटी भरना पड़ता है बायर को। तीसरा है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी। हमारे देश में राज्य भी है, यूनियन टेरिटरीज है। ये यूनियन टेरिटरीज का जो आधिपत्य और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इसलिए उसको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। तो यूनियन टेरिटरीज के लिए एक अलग कानून बना गया है, उसका नाम है यूटीजीएसटी। तो वो भी एक है जो सिर्फ यूटीजीएसटी अंडर मतलब यूनियन टेरिटरीज में ही लगता है। और 5वां जो है वो है जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पेंसेशन टू स्टेट एक्ट। इसका आपके साथ ज़्यादा कोई संबंध तो आने वाला नहीं है,
क्योंकि ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के मामलों के बारे में है कि भाई ये राज्यों को जो नुकसान होगा राजस्व का, उसको केंद्र सरकार कैसे कॉम्पेंसेट करेगी या रेवेन्यू का बंटवारा कैसा हो, उसके बारे में जो प्रावधान है वो ये कायदे में है, जिसका हमारे जैसे अपने जैसे आम लोगों का कोई संबंध नहीं आता है। तो इसके लिए उसके बारे में ज़्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं। तो ये एक ब्रॉड आउटलाइन हो गई कि भाई ये संविधान और जीएसटी के कानून, इनका संबंध क्या है। शायद मुझे लगता है आपको मालूम उसमें ब्रॉड आइडिया आ गई हो। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि जो प्रोफेशनल्स है और जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने, ऐसे दर्शकों ने वो जो मैंने कानून बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 अमेंडमेंट एक्ट, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसका क्लॉज बाय क्लॉज स्टडी करना चाहिए, क्योंकि वो समझे बगैर आपको जीएसटी पूरा समझ में नहीं आएगा। तो वो समझ लीजिए, उसके बाद में जीएसटी समझिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।